हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन बात कर रहे हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 18 मार्च दैट इज टुडे इवनिंग शिफ्ट या शिफ्ट सेकंड के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट से है, यूजेज से, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बेरिलियम पहले भी पूछा जा चुका है। बेरिलियम जो होता है वो एक्सरे ट्यूब्स के अंदर यूज़ होता है, ये दे रखा है एनसीईआरटी में। मैग्नीशियम जो होता है वो इंसेंडरी बम्स में यूज़ होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है तुरंत आग को पकड़ लेता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो ये रेडिली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है, तो इसको इंसेंडरी बॉम्ब्स में यूज़ होते हैं, दैट इज इट विल रेडिली कैच फायर। कैल्शियम इट इज़ यूज्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स इन ऑर्डर टू रिमूव एयर, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट वर्ड दे रखा है। जबकि रेडॉन, ये जो रेडियम रेडियम जो है ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है, क्योंकि रेडियम हमारे पास रेडियो एक्टिव है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये बेरिलियम जो है ये एक्सरे ट्यूब में यूज़ होता है, मैग्नीशियम इंसेंडरी बॉम्ब्स में यूज़ होता है, कैल्शियम वैक्यूम ट्यूब्स में, और जो रेडियम है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर यूज़ होता है। ये एज सच यूजेस जो है एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देयर आर टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, विच हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम, and an element Z has less ionization energy than magnesium. Identify X, Y and Z. अगर अपन थर्ड पीरियड के अंदर बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है? सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, I1 का ऑर्डर है। इसमें दो एक्सेप्शन आते हैं, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, और सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में फॉस्फोरस की ज़्यादा, क्योंकि फॉस्फोरस हाफ फिल्ड है P3 के कारण। तो ये ऑर्डर ऑफ I1 का ऑर्डर हो गया फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अब अगर अपन देखें तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो आंसर स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो सेकंड वाला जा रहा है। एक तो इनर्ट गैस नियॉन, नियॉन की तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, सही। क्लोरीन की भी ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। लेकिन जो सोडियम है उसकी I1 की वैल्यू मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम होगी। तो जो X और Y हैं, तो X तो हो गया नियॉन, Y हो गया क्लोरीन, और जो Z है वो हमारे पास सोडियम हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो एलिमेंट Z है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम है। तो अगर अपन देखेंगे चारों ऑप्शंस को, तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। मेटलर्जी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके लिए अपन यूज करते हैं जोन रिफाइनिंग, जिसको अपन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। निकल के लिए मॉन्स प्रोसेस विच इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। कॉपर के लिए अपन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं, और जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके लिए अपन डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास हो गया सेकंड वाला, दैट इज ए का हो गया सेकंड। बी दैट इज निकल, निकल के लिए थर्ड हो गया वेपर फेज रिफाइनिंग, मोर स्पेसिफिकली वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्स प्रोसेस। उसके बाद कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के लिए अपन डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इनको अपन डिस्टिलेशन के माध्यम से प्यूरिफाई कर लेते हैं। अपन इसको मेटलर्जी में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वापस से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है H2O2 के द्वारा बेसिक मीडियम में?
अपन जानते हैं H2O2 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। बेसिक मीडियम में पूछ रहा है तो बेसिक मीडियम में ये Mn+2 को Mn+4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है ये ठीक है हमारे पास। सेकंड वाला PbS to PbSO4 ये लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है लेड सल्फेट में, लेकिन एसिडिक मीडियम में होता है रिएक्शन, न कि बेसिक मीडियम में। तो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले में आयोडीन को आयोडाइड में ये रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा O2 में। तो ये वाला भी, थर्ड वाला जो है वो भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया सेकंड वाला, फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही हैं, जबकि PbS to PbSO4 ये वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड होगा, न कि बेसिक मीडियम में। तो हमारे पास जो आंसर है वो हो गया फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये दोनों रिएक्शंस H2O2 के द्वारा होंगे बेसिक मीडियम में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अपन जानते हैं, अगर अपन XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को XeO2F2 मिलता है और अपने को XeOF4 मिलता है, जिनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड जिनन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कंपाउंड ए में क्या है। तो जो कंपाउंड ए है बेसिकली वो क्या हो गया, कंपाउंड ए हो गया XeF6। और XeF6 में अगर अपन टोटल लोन पेयर्स की बात करें तो इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एक लोन पेयर तो जिनन पर होगा और हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, तो कितनी फ्लोरीन है 6, तो 6 3 18 और एक लोन पेयर जिनन पे, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे XeF6 में 19 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो जिनन हेक्साफ्लोराइड है XeF6, इसमें अगर अपन देखें ये हमारे पास XeF6 का स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स। एक लोन पेयर तो जिनन पे, हर एक हेलोजन पे फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होंगे। कितनी फ्लोरीन है 6, तो 6 3 18 और एक लोन पेयर जिनन पे, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए 19। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कौन सा ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है। Mn3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है MnO का और Mn2O3 का। MnO में मैंगनीज +2 में, +2 का मतलब ये वैसे ही D5 में दिख रहा है। मैंगनीज होता है 3D5 4s2, अगर +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब D में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। MgO में मैग्नीशियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, Na2O में Na पॉजिटिव है, नियॉन पर आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन +4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक हो गया वो कौन हो गया Mn3O4 हो गया, क्योंकि इसमें जो मैंगनीज है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो डेफिनेटली उसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में जमाना है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन पे +5, NO2 में नाइट्रोजन पे +4, NO में नाइट्रोजन पे +2 और N2O में लाफिंग गैस में +1। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रेट में +5, NO2 में +4, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2, N2O में +1। इट इज़ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन दैट यू एवर गेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं। ClF3 बैंड शेप होता है या बैंड टी शेप होता है, रादर अपन बोले मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज़ टी शेप और बैंड टी शेप, जिसमें हमारे पास क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हैं। तो एक तो हमारे पास वो कह रहा है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर होंगे, तो ClF3 हो गया। AsF3 में हमारे पास आर्सेनिक के पास एक ही लोन पेयर होगा, ये आर्सेनिक हो गया। पिरामिडल स्ट्रक्चर है, आर्सेनिक सेंट्रल एटम है, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर है ऐसे AsF3 का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें एक लोन पेयर हो गया।
PCl5 ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, फॉस्फोरस के पास 0 लोन पेयर है। SF4 सल्फर की बात करें, SF4 में तो 1 लोन पेयर है। SF4 का स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर आएगा, और सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर आएगा तो सल्फर के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है इक्विटोरियल पोजीशन पे। XCF4 ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया XCF4 का। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास जिनन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हो गए, दोनों लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। और BrF5 स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन के पास 1 ही लोन पेयर है। तो BrF5 की बात करते हैं, तो BrF5 में अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास BrF5 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, इसमें 1 ही लोन पेयर है। तो अपने को 2 लोन पेयर पूछे, तो एक तो ClF3 हो गया और एक XeF4 हो गया। इन दोनों में 2 लोन पेयर है। यहाँ पर ClF3 में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है और XeF4 में जिनन के पास 2 लोन पेयर है। AsF3 में आर्सेनिक के पास 1 लोन पेयर है। PCl5 में फॉस्फोरस के पास 0 लोन पेयर है। SF4 सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर है, सल्फर के पास 1 लोन पेयर है। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ब्रोमीन के पास 1 लोन पेयर है। तो आंसर हो गया हमारे पास 2। और कौन कौन हो गया जिनके पास 2 लोन पेयर हैं? एक तो ClF3 हो गया और एक XeF4 हो गया। बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। बिल्कुल ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो वो होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाए। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो धुआं, फ्लाई ऐश वगैरह पैदा करेंगे क्योंकि उसमें कोयला जल रहा है, और कोयला अगर जल रहा है तो वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया उनको किसी लोअर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेकअप कर दें और इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू नेचर अगेन। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, न कि बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ दें एंड दैट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन इनटू द नेचर। जैसे अपन जो सब्जियां फेंकते हैं, डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स, तो सब्जियों को क्या किया, बैक्टीरिया ने स्मॉलर प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया और वो जो सब्जियां हैं दे आर फाइनली रिसाइकल्ड इनटू द नेचर अगेन। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड वाला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज यूट्रोफिकेशन, ये भी सही है स्टूडेंट्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर अपन डालेंगे तो कोई भी वेस्ट अगर अपन डालें, चाहे बायोडिग्रेडेबल चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको डिकम्पोज करने के लिए पानी में उपस्थित जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, और जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो जो पानी में जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे मछलियां वगैरह वो मरने लग जाएंगी। तो एक जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर इम्बैलेंस आएगा, और इम्बैलेंस आएगा तो होगा क्या कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो किल होगी, जबकि जो प्लांट लाइफ है वो बढ़ती जाएगी। उसको अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इट विल कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये प्लांट पॉपुलेशन को तो सपोर्ट करेगा लेकिन एनिमल लाइफ को किल करेगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर अपन ने डाल दिया तो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जैसे अपन पानी में डालेंगे तो उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया क्या करेंगे, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, स्केर्सिटी आ जाएगी। तो उसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ वगैरह वो मरने लग जाएंगी। तो अगर एक्वेटिक लाइफ ख़त्म होगी तो डेफिनेटली वो नेचुरल में वो पूरे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस पैदा करेगा। उसी को अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दैट्स ऑल। यही 9 क्वेश्चन अपने से इनऑर्गेनिक में पूछे थे स्टूडेंट्स। अगर आप देखिएगा तो चाहे फरवरी अटेम्प्ट हो चाहे मार्च अटेम्प्ट, जितने भी क्वेश्चंस हैं एज सच दे आर टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, वेदर इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में
कितने ही क्वेश्चन आ गए, जितने भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप फरवरी अटेम्प्ट से ले लें, मार्च अटेम्प्ट से ले लें, एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन इट इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, और हर एक क्वेश्चन का अपना एक डेफिनेट वेटेज है। तो अपन ये नहीं सोच सकते कि ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, हाइड्रोजन का है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आता है तो कर देंगे, नहीं आता तो फिर स्किप करना पड़ेगा। तो अपन एनसीईआरटी को हमेशा पढ़ते जाएं और उसको ध्यान से पढ़ें, रीड इन बिटवीन द लाइंस, बीच वाली लाइंस के बीच में पढ़ते हो और उसका मीनिंग भी समझें, तब जाके उसका जो पढ़ना है वो फ्रूटफुल रहेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर video lecture based on the questions of inorganic chemistry. Thank you everyone.